नमस्कार। आज हम भारतीय संसद के गठन और संरचना को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं और हमारा इरादा है कि इनसे जो खास बातें हैं वो आपके सामने रखें। सही। अक्सर ये सुनने में आता है और कुछ हद तक सही भी है कि हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से आई है, मतलब वहीं से शुरुआत हुई आधुनिक संस्थाओं की। हुँ, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। भारत ने इसे सिर्फ क्या कहते हैं कॉपी नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से इसे ढाला है। ये एक विकास है, नकल नहीं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था, वो बात बहुत मायने रखती है। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने साफ कहा था कि हमने संसदीय लोकतंत्र को बहुत सोच समझ कर चुना है। ऐसा नहीं कि बस अंग्रेजों के ज़माने से आदत पड़ रहे थे, अच्छा। बल्कि इसलिए भी कि ये हमारी अपनी जो पुरानी परंपराएं थीं, जैसे पंचायत वगैरह, उनके मिजाज से कहीं न कहीं मेल खाता था। दिलचस्प। हाँ, बस उन पुरानी परंपराओं को नए जमाने के हिसाब से ढालना था। और ये तो है ही कि ब्रिटेन जैसे देशों में ये सिस्टम कामयाब रहा था, तो उससे भी प्रेरणा मिली। तो मतलब ये सिर्फ उधार ली हुई चीज नहीं, ये यही भारत में पनपी है, विकसित हुई है। बिल्कुल। चलिए, तो इसी विकास यात्रा और जो आज की संरचना है उसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, ये भारत की संसद आखिर है क्या? संविधान क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, इस बारे में बिल्कुल साफ है। क्या कहता है? वो कहता है कि संघ के लिए, मतलब पूरे देश के लिए, एक संसद होगी। ठीक है। और ये संसद कोई एक अकेली चीज नहीं होगी, इसमें 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से? कौन कौन से? राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा माना है। वो तो किसी सदन में बैठते नहीं, ना राज्यसभा ना लोकसभा, किसी बहस में भी नहीं होते हैं। हाँ, सही। तो फिर क्यों उन्हें संसद का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? क्या वजह है इसकी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मिलता है राष्ट्रपति की शक्तियों में, उनकी भूमिका में। अच्छा। देखिए, राष्ट्रपति भले ही सदनों की रोज की कार्यवाही में शामिल न हो, लेकिन जो कानून बनाने का पूरा प्रोसेस है ना, वो उनके बिना अधूरा है। कैसे? सोचिए, संसद के दोनों सदनों ने, मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने, मिलकर कोई बिल पास कर दिया, हाँ। पर वो कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न दे दें। उनकी हाँ जरूरी है। अच्छा, मतलब फाइनल स्टैंप उन्हीं का लगता है एक तरह से। बिल्कुल, फाइनल चेक पॉइंट। और सिर्फ यही नहीं, कुछ खास तरह के बिल होते हैं, जैसे पैसों से जुड़े मामले या नए राज्य बनाने हों। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे बिल लोकसभा में पेश ही नहीं किए जा सकते जब तक राष्ट्रपति पहले से हाँ ना कह दे, अपनी सिफारिश ना दे दें। ओ, तो वो सिर्फ एक नाम के प्रमुख नहीं है, उनका काफी दखल है विधायी कामों में। हाँ, बिल्कुल, वो एक तरह से चेक और बैलेंस का काम करते हैं, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। और ये सदनों को बुलाना, सत्र खत्म करना, ये सब भी राष्ट्रपति ही करते हैं ना? जी हाँ, वही सदनों का सत्र बुलाते हैं, जिसे सम्मन करना कहते हैं। समन करना। हाँ, और वही सत्र खत्म होने की घोषणा करते हैं, जिसे प्रोरोग करना कहते हैं। प्रोरोग। और एक बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास, लोकसभा को भंग करने की, डिसॉल्व करने की। मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले ही? हाँ, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। बेशक ये वो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, पर शक्ति उन्हीं के पास है। और वो एक अध्यादेश वाली बात भी होती है, वो क्या है? हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, विधायी शक्ति, आर्टिकल 123 में, है ना, बहुत जरूरी है। हाँ, तुरंत एक्शन चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश, मतलब ऑर्डिनेंस, जारी कर सकते हैं। अच्छा। और इस ऑर्डिनेंस का असर, इसकी ताकत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे संसद से पास हुए कानून की होती है। अरे वाह। हाँ, बस इसे बाद में जब संसद बैठेगी तो उसके सामने रखना होता है। उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन फौरी जरूरतें पूरी करने के लिए ये एक बहुत अहम जरिया है। तो ये साफ हो गया कि राष्ट्रपति की भूमिका काफी अहम है, भले ही वो सदनों में दिखते नहीं। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं संसद के 2 सदनों पर। पहले बात करते हैं राज्यसभा की। उच्च सदन, राज्यों का सदन, इसकी बनावट क्या है? राज्यसभा की संरचना, उसका कॉम्पोजिशन, आर्टिकल 80 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 250। हाँ, इनमें से 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। अच्छा, 12 नॉमिनेटेड। और बाकी के जो 238 है, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो मैक्सिमम 250
लेकिन आपने कहा अभी शायद इतने नहीं हैं। हाँ, अभी जो प्रभावी संख्या है वो 245 है। 245। और ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जी ये कौन लोग होते हैं? क्या कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। संविधान में इसके लिए साफ लिखा है। क्या लिखा है? ये ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें साहित्य यानी लिटरेचर, विज्ञान, कला और समाज सेवा, सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में कोई खास ज्ञान हो या प्रैक्टिकल अनुभव हो। अच्छा, एक्सपर्ट्स एक तरह से। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन फील्ड्स के जो जाने माने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो भी देश के कानून बनाने में सीधे अपना योगदान दे सकें, भले ही वो चुनाव लड़कर ना आए हों। ये तो अच्छी बात है। और बाकी सदस्य जो चुन कर आते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? हम लोग वोट डालते हैं क्या? नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। अच्छा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं ना, हाँ। उन्हें उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य यानी एमएलएज चुनते हैं। ओ, तो एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को? हाँ, और इसके लिए एक क्या कहते हैं, एक खास तरीका इस्तेमाल होता है। क्या तरीका? उसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और वोट डालने का तरीका होता है एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये नाम तो बड़े भारी लगते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आसान भाषा में क्या मतलब है इसका? ये क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, सुनने में जटिल लगता है पर इसका मकसद बहुत साफ है। क्या? मकसद ये है कि राज्य की विधानसभा में जिस पार्टी या ग्रुप के जितने एमएलएज हैं, उसी अनुपात में उन्हें राज्यसभा की सीटें मिल सकें। अच्छा, प्रोपोर्शन में। हाँ, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि एमएलए लोग अपनी पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में वोट देते हैं। पहली पसंद ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ओके। और वोटों की गिनती इस तरह होती है कि कम से कम वोट बेकार जाएं और छोटे दलों को भी अपनी ताकत के हिसाब से सीट जीतने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुमत है वही सारी सीटें ले जाए। समझ गया। ये ज्यादा फेयर तरीका लगता है छोटे ग्रुप्स के लिए। हाँ, और एक बात और, राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 10 एमएलएस का प्रस्तावक होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई राज्यों के प्रतिनिधियों की बात। और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, उनके चुनाव का तरीका संसद कानून बनाकर तय करती है। फिलहाल 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको राज्यसभा में सीटें मिली हुई हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर भी शामिल है? हाँ, पहले नहीं था पर अब है। और ये राज्यसभा बनी कब थी पहली बार? इसका पहला गठन 1952 में हुआ था। नहीं, अमेरिका जैसा नहीं है यहाँ। भारत में राज्यों को सीटें बराबर नहीं मिलती। तो फिर कैसे? ये मुख्य रूप से राज्य की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर। हाँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से सबसे ज्यादा सदस्य हैं। फिलहाल 31 हैं। 31? हाँ, और मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे कई छोटे राज्य हैं जहां से सिर्फ एक सदस्य ही आता है राज्यसभा में। तो काफी अंतर है। बहुत अंतर है। राज्यसभा की एक और खास बात कही जाती है कि ये कभी भंग नहीं होती। ये सच है? बिल्कुल सच है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। ये लोकसभा की तरह कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। अच्छा, तो फिर सदस्य कैसे बदलते हैं? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल? लोकसभा से ज्यादा? हाँ, लेकिन सदन हमेशा चलता रहे, इसके लिए व्यवस्था ये है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3? हाँ, और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि सदन कभी खाली नहीं होता, हमेशा बना रहता है और अनुभव भी बना रहता है। पुराने और नए सदस्य साथ काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब हर 2 साल पर राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव होते रहते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई सदस्य बीच में ही छोड़ना चाहे 6 साल से पहले? हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सदस्य अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को दे सकते हैं। सभापति? हाँ, वो कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन? हाँ, मतलब? पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही उस पद पर होने के नाते राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। उसे अलग से सभापति के लिए चुना नहीं जाता। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है? हाँ, और सदस्य अपने बीच से ही किसी एक को उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन चुनते हैं। जो सभापति ना हो
तो वो कार्रवाई चलाते हैं। ठीक है, तो ये थी राज्यसभा की पूरी कहानी। स्थायी सदन, अप्रत्यक्ष चुनाव, राज्यों का प्रतिनिधित्व, 6 साल का कार्यकाल, 1/3 सदस्य हर 2 साल में बदलते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही है। अब चलते हैं दूसरे सदन पर, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन। इसके नाम से ही लगता है कि ये सीधे लोगों से जुड़ा है। एकदम सही पकड़ा आपने। लोकसभा का सबसे अहम पहलू यही है कि इसके सदस्य सीधे भारत की जनता चुनती है। हम लोग चुनते हैं। हाँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर। मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर नागरिक जो वोटर लिस्ट में है, वो अपने इलाके के प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालता है। इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि माना जाता है कि ये सीधे सीधे जनता की आवाज है, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी बनावट कैसी है? कितने सदस्य होते हैं इसमें? क्या 530 हो सकती है। 530 राज्यों से। और केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज से अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। तो कुल मिला के 550 हो गए। हाँ, अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य। पहले शायद कुछ मनोनीत सदस्य भी होते थे इसमें, एंग्लो इंडियन समुदाय से। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले संविधान के आर्टिकल 331 में ये प्रावधान था। क्या था वो? वो ये था कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उस समुदाय के ज्यादा से ज्यादा 2 सदस्यों को मनोनीत मतलब नॉमिनेट कर सकते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसके जरिए इसे हटा दिया गया। अच्छा, तो मतलब अब लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होता? जी नहीं, अब सिर्फ चुने हुए सदस्य ही होते हैं। तो अधिकतम संख्या 550 ही है, और अभी असल में कितने हैं? हाँ, अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन अभी जो प्रभावी संख्या है वो 543 है। 543? हाँ, ये 543 सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इन सीटों का राज्यों के बीच बंटवारा कैसे होता है? क्या ये भी राज्यसभा की तरह जनसंख्या पर आधारित है? हाँ, लोकसभा सीटों का बंटवारा भी मुख्य रूप से जनसंख्या पर ही आधारित है। किस तरह से? कोशिश ये की जाती है कि हर राज्य को जो सीटें मिली हैं और उस राज्य की जो जनसंख्या है, उनके बीच का अनुपात मतलब रेशियो जहां तक हो सके सभी राज्यों के लिए बराबर रहे। मतलब एक सांसद लगभग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करें। हाँ, मोटा मोटी यही आइडिया है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मान के सिद्धांत के करीब। लेकिन जनसंख्या तो हर 10 साल में बदलती है, जनगणना होती है। हाँ, तो क्या सीटों की संख्या भी बदलती रहती है? देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा और क्या कहते हैं संवेदनशील मुद्दा रहा है। अच्छा। क्यों? सिद्धांत तो ये कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से बंटवारा होना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व सही बना रहे। लेकिन हुआ ये कि परिवार नियोजन की वजह से कुछ राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई, खासकर दक्षिण भारत में, और कुछ राज्यों की तेज रही। हाँ, ये तो है। तो अगर हर जनगणना के बाद सीटें बदलते तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया उनकी सीटें कम हो जाती और दूसरों की बढ़ जाती। ये तो एक तरह की सजा हो जाती। बिल्कुल। इसी राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण फिलहाल जो सीटों का बंटवारा है राज्यों के बीच, वो 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। 1971, 50 साल से भी ज्यादा पुराने आंकड़े। हाँ, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। उसने ये तय कर दिया कि लोकसभा में राज्यों को जो सीटें मिली हुई हैं और राज्यों के अंदर जो चुनाव क्षेत्र बने हुए हैं, वो 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े आने तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही फ्रीज रहेंगे। बाप रे, 1971, इसका तो असर पड़ता होगा आज के प्रतिनिधित्व पर। जाहिर है, बहुत असर पड़ता है। पिछले 50-55 सालों में राज्यों की जनसंख्या बहुत अलग-अलग तरीके से बढ़ी है। तो नतीजा ये है कि आज की तारीख में कुछ राज्यों में एक सांसद शायद 25-30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और कहीं शायद 15-20 लाख का ही। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये समानता के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। अब 2026 के बाद जब जनगणना होगी और उसके आंकड़े आएंगे, तब सीटों का दोबारा बंटवारा होगा, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। ये तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित भी होती हैं, रिजर्व्ड। हाँ, होती हैं। संविधान का आर्टिकल 330 है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कितनी? उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
जिस राज्य में उनकी जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में सीटें उनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। अभी हमेशा से था? ये मूल संविधान में सिर्फ 10 साल के लिए था। अच्छा, सिर्फ 10 साल? हाँ, लेकिन फिर इसे संविधान में संशोधन करके बार बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। और अभी? अभी ये आरक्षण 2030 तक के लिए लागू है। मकसद यही है कि समाज के इन वर्गों को विधायिका में मतलब संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। समझ गया। अब लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। हाँ। ये कितने समय के लिए चुनी जाती है? क्या ये भी राज्यसभा की तरह परमानेंट है? नहीं, लोकसभा बिल्कुल स्थायी नहीं है। तो इसका सामान्य कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है। 5 साल? हाँ, 5 साल पूरे हुए नहीं कि अपने आप भंग हो जाती है। अपने आप? हाँ, स्वतः ही। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, हाँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। अच्छा, 5 साल से पहले भी? क्या ऐसा हुआ है कभी? हाँ, कई बार हुआ है। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि कम से कम 5 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा समय से पहले भंग की गई और बीच में ही चुनाव कराने पड़े। 5 बार? कब कब? 1970 में, 1979 में, 1991, 1996 और 1998 में। जब लोकसभा भंग होती है तो फिर 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराना जरूरी होता है ताकि नई लोकसभा बन सके। 6 महीने के अंदर? ठीक है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कार्यकाल 5 साल से ज्यादा चला हो? हाँ, ये भी हुआ है, लेकिन सिर्फ खास परिस्थितियों में। कैसी परिस्थितियां? अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम पर? हाँ, उस दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? हाँ, और ऐसा एक साल करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर कार्यकाल खत्म करना होगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। क्या भारत में ऐसा हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। जो 5वीं लोकसभा थी 1971 में चुनी गई थी, उसका कार्यकाल इमरजेंसी के दौरान 2 बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। अच्छा, तो हमने राष्ट्रपति की भूमिका समझी, राज्यसभा की बनावट और काम करने का तरीका देखा और लोकसभा की संरचना और कार्यकाल को भी समझा। अब अगर इन सबको एक साथ रखकर देखें तो इस पूरी व्यवस्था का, इस त्रिस्तरीय संरचना का, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इसका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये संरचना बहुत सोच समझकर बनाई गई है। ये हमारे लोकतंत्र के कई अहम सिद्धांतों को एक साथ साधने की कोशिश करती है। जैसे कि? जैसे लोकसभा है, वो सीधे जनता चुनती है। हाँ। तो वो सरकार की जवाबदेही सीधे जनता के प्रति तय करती है। वो लोगों की इच्छा का प्रतीक है। ठीक है। फिर है राज्यसभा, उसे राज्यों की विधानसभाएं चुनती हैं। तो वो हमारा जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसमें राज्यों के हितों की नुमाइंदगी करती है। राज्यों की आवाज। हाँ। और उसका स्थायी होना, उसमें अनुभवी और मनोनीत सदस्यों का होना उसे एक तरह की स्थिरता और गहराई देता है, जो शायद रोज की राजनीति के उतार चढ़ाव से थोड़ा हट के सोचने में मदद करता है। और राष्ट्रपति इन दोनों के ऊपर एक तरह से एकता के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। वो देश के प्रमुख हैं, उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बनता। वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक पुल का काम भी करते हैं। तो मतलब ये तीनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल। ये पूरा सिस्टम शक्तियों के बंटवारे का, नियंत्रण और संतुलन का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का, राज्यों के हितों और राष्ट्रीय एकता का, इन सब के बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश है। ये भारत की जो इतनी विविधता है उसको एक साथ लेकर चलने की एक संवैधानिक कोशिश है। तो आज की इस चर्चा में हमने भारतीय संसद की, कह सकते हैं, नींव और उसकी दीवारों को करीब से देखा। हाँ, बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे ये व्यवस्था बनी, कैसे इसका विकास हुआ। इसमें ब्रिटिश असर तो था, लेकिन जैसा नेहरू जी ने कहा, इसे भारतीय जरूरतों और परंपराओं के हिसाब से ढाला भी गया। सही। हमने ये भी जाना कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न हिस्सा है। हमने राज्यसभा की खासियतें देखी। वो स्थायी सदन है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, मनोनीत सदस्य भी होते हैं जी। और फिर हमने लोकसभा को समझा। सीधे जनता चुनती है, कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन पहले भी भंग हो सकती है। सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर अटका हुआ है और SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ, हमने इन सब अहम पहलुओं पर बात की
और देखिए, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, संसद का जो ये रूप आज हम देख रहे हैं, ये कोई हमेशा से ऐसा नहीं था और शायद हमेशा ऐसा रहेगा भी नहीं। मतलब ये कि ये लगातार विकसित हुआ है, संघर्षों से, सुधारों से, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलता रहा है। हाँ, ये तो है। तो यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए क्या सवाल? कि आज भारत जिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, समाज बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, तकनीक बदल रही है, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। हाँ, बहुत कुछ बदल रहा है। तो क्या हमारी संसद की जो मौजूदा संरचना है, जो काम करने का तरीका है, वो आने वाले कल की इन चुनौतियों से निपटने के लिए और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये तो बड़ा सवाल है। या फिर इसमें और सुधार की और बदलाव की और अनुकूलन की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये हमारे लोकतंत्र को और मजबूत कर सकें और लोगों की आवाज बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको लगातार सोचते रहना होगा। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल आगे के लिए।